नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं हिंदुस्तानी निहाल हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक आप देख रहे होंगे। आज सीडीपी यानी कि बाल विकास और शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले हैं। और क्वेश्चन को आपको ऐसे समझाया जाएगा, उसके चारों ऑप्शन को कैसे गलत हुआ, कैसे सही हुआ, ये पूरी तरह से बताया जाएगा दोस्तों। और वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और दोस्तों, अगर आप तक मेरी वीडियो जा रही है और आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं अब टॉपिक पर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। बहुत अच्छा लिखा है किसी ने। दोस्तों, हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सपोर्ट करें और यूट्यूब पर फैला दें। यूट्यूब पर हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट ही पॉइंट दिखना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक पर, क्वेश्चन पर। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास दर्शाता है। दोस्तों, ये प्रश्न विकास से है और इसे आपको बताना है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। विकिरणीय विकास के सिद्धांतों को, विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांतों को, मध्यबाह्य विकास के सिद्धांतों को, स्वप्नी विकास के सिद्धांतों को, स्कूल बच्चे के सामाजिकरण की एक। तो दोस्तों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अंगांगों की ओर का विकास ये दर्शाता है कि ये मध्य विकास के सिद्धांतों की ओर है। दोस्तों, कैसे है ये आपको समझाते हैं। दोस्तों, आपका सी ऑप्शन सही है। मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों में, फिर केंद्र से दूर होता है। जैसे पेट और धड़ में क्रियाशीलता जल्दी होती है। तो दोस्तों, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, ऐसी संस्था है जहां ... तो दोस्तों, ऐसी संस्था है जहां, ये क्वेश्चन आपको समझना है। ये क्वेश्चन आप जब समझ पाएंगे जब आप इसके ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है, प्रथम स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, प्रथम स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, प्रथम स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो दोस्तों, ऐसी प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है, ऐसी संस्था है जहां प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है। या ऐसी संस्था है जहां प्रथम स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है। दोस्तों, प्रथम स्थान स्कूल की दिनचर्या का नहीं होता है। ऐसी संस्था है जहां प्रथम स्थान स्कूल की गतिविधियों का नहीं होता है, ये भी गलत है आपका। अब बात करें ए पर, ऐसी संस्था है जहां प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है। तो आपका ए ऑप्शन सही हुआ। और कैसे हुआ इस पर आपको बताते हैं। दोस्तों, प्रथम स्थान स्कूली बच्चों का होता है क्योंकि स्कूल में बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास होता है। दोस्तों, बच्चा जब छोटा होता है तो वो स्कूल जाता है, तो स्कूल में उसका सभी प्रकार का विकास होता है। उसका शारीरिक विकास की बात करें, मानसिक विकास की बात करें या बौद्धिक विकास की बात करें, और वो नैतिक गुणों का विकास होता है बच्चे का स्कूल में। और दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, वो क्वेश्चन हम लोग गलत कर देते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं। क्या है? जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। किसका प्रदर्शन कर रहे होते हैं? समूह की पहचान का, समूह आज्ञाकारिता का, समूह निर्देश अनुपालन का, समूह की अनुरूपता का। किसका आप पालन कर रहे हैं? दोस्तों, आपको बताएं कि जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं, जैसे कि कोई शिक्षक है और वो अन्य लोगों की तरह पोशाक धारण करता है। दोस्तों, स्कूल की बात करें तो स्कूल में
स्कूल एक संस्था होती है, संस्था में सभी को समान समझा जाता है, इसलिए दोस्तों समूह की अनुरूपता को ऑप्शन सही मानेंगे। कौन सा होगा? समूह की अनुरूपता का। ये ऑप्शन आपका डी ऑप्शन सही हुआ। क्यों सही हुआ ये आपको बताते हैं दोस्तों समूह अनुरूपता अभिवृत्तियों, विश्वासों और व्यवहारों को सामूहिक मानदंडों से मेल करने की प्रक्रिया है। क्या है दोस्तों? समूह अनुरूपता। समूह अनुरूपता अभिवृत्तियों, विश्वासों, व्यवहारों को सामूहिक मानदंडों से मेल करने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों आपका डी ऑप्शन सही था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों अगर आपने हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। आपका फोर्थ क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों किस अवस्था में किसी वस्तु स्थायित्व की विकास में हो जाती है? दोस्तों किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के में प्राप्त हो जाती है। दोस्तों अगर बात करें जीन पियाजे की तो जीन पियाजे कहाँ के? स्विट्जरलैंड के निवासी थे और उन्होंने 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी। 4 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी और सभी का क्रम है। क्या क्या क्रम है दोस्तों? जीन पियाजे ने संवेदीगात्मक, पूर्व परिचालन, मूर्ति परिचालन, औपचारिक परिचालन। तो दोस्तों वस्तु स्थायित्व की अवस्था पियाजे के किस विकास में आ जाती है? तो दोस्तों ये आपको बताना है। दोस्तों संवेदीगात्मक अवस्था होती है जिसमें वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा आ जाती है बच्चे में। वस्तु स्थायित्व की अवधारणा संवेदीगात्मक अवस्था में आती है। और दोस्तों जीन पियाजे को अच्छे से पढ़ें आप। जीन पियाजे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो कि सभी क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। तो दोस्तों आपका 5th नंबर क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना के संबंध में बनाई जाती है। यानी कि व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना ... के संदर्भ में बनाई जाती है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना मुक्ति विद्यालय कक्षा कार्यक्रम से मनाई गई थी। ये क्वेश्चन ऑप्शन आपका गलत है। ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम इससे मनाई गई थी, ये भी। विशेष शिक्षा कार्यक्रम, ये भी। दोस्तों व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना बाल केंद्रित शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई गई थी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही हुआ। बी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, ... महीने की आयु के बीच अधिकांश बच्चों शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। दोस्तों कितने मंथ का बच्चा अधिकांश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं? ये आपको बताना है कि कितने मंथ का बच्चा, कितने महीने का बच्चा। तो दोस्तों 12 से 18 ये आपका गलत होगा। 24 से 30 ये भी गलत होगा। 30 से 36 ये भी गलत होगा। दोस्तों बात करें 18 से 24 मंथ का बच्चा, यानी कि 2 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा दोस्तों अधिकांश शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देता है। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों इसका देखते हैं कैसे। 18 से 24 महीने की आयु में अधिकांश बच्चे 2 या 3 शब्दों वाले वाक्यों को बोलना प्रारंभ कर देते हैं। ये आपका सॉल्यूशन था। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहें। बुद्धि लब्धि IQ की अवधारणा दी गई थी। दोस्तों बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी, किसके द्वारा दी गई थी? गॉल्टन के द्वारा, बीने के द्वारा
स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा। इसमें कुछ समझाना नहीं है दोस्तों। बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा स्टर्न के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? स्टर्न के द्वारा दी गई थी दोस्तों। आईक्यू पद्धति की जर्मन शब्द इंटेलिजेंस क्वांटेंट से हुई है, जिसका पहली बार प्रयोग मनोवैज्ञानिक विलियम स्टर्न द्वारा किया गया था। दोस्तों आईक्यू का फॉर्मूला आपको बताएं तो क्या होता है? आईक्यू का फॉर्मूला होता है, पहले मैंने एमए किया, फिर मैंने सीए किया, उसके बाद मुझे 100 रुपये मिले। इतनी मेहनत के बाद 100 रुपये मिले। एमए अपॉन सीए इंटू 100, ये आईक्यू का फॉर्मूला होता है दोस्तों। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 है, सृजनात्मकता को अवधारणा की संबंधित माना जाता है। सृजनात्मकता को अवधारणा के किससे संबंधित माना जाता है? द्रव बौद्धिकता, द्रवाधार बौद्धिकता, अभिसृत सोच, विविध सोच। दोस्तों सृजनात्मकता एक क्या होता है? सृजनात्मकता वो होती है यानी कि क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता होती है क्रिएटिविटी, यानी कि सृजनात्मक बालक वो होता है जो तरह तरह की सोच रखता है, तरह तरह का अपने अंदर थिंकिंग लाता है, यानी कि अलग अलग तरह के विचार करता है। तो दोस्तों सृजनात्मकता को अवधारणा से विविध सोच की संबंधित माना जाता है। दोस्तों विविध सोच होगी वही बालक सृजनात्मक होगा, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ, यानी कि विविध सोच। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे हुआ। विविध सोच ही सृजनात्मकता प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। दोस्तों क्या बोला है? विविध सोच ही सृजनात्मक प्रक्रिया को बढ़ावा देती है, जिसके कारण बालक विभिन्न रचनात्मक क्रियाकलापों में भाग लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियाँ संयोजनों को इसके नियम के अंतर्गत बताया जाता है। किसके नियम के अंतर्गत बताया जाता है? विभक्ति विषयक, वाक्यात्मक, व्याकरणिक, ध्वनि संबंधी। किसके अंतर्गत बताया जाता है ये आपको बताना है। दोस्तों अगर बात करें किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनियों की, तो दोस्तों ध्वनि संबंधी होता है ये। किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके अंतर्गत नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, ध्वनि संबंधी नियमों के अंतर्गत बताया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों ध्वनि संबंधी होता है भाषा की संयुक्त नियमों का अंतर्गत। अब इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं कि क्या है। दोस्तों ध्वनि संबंधी नियम किसी विशिष्ट भाषा का वह परिवर्तन या विकार जो उस विशिष्ट भाषा की कुछ खास ध्वनियों में एक विशिष्ट काल हो, ये होता है ध्वनि संबंधी नियम। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? संस्कृति प्रभावित कहते हैं, भाषा निर्धारित कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं, सामाजिक भाषाई उद्धृत कहते हैं। क्या कहते हैं? दोस्तों जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो उसे संज्ञानात्मक पक्ष तो कहेंगे नहीं, ना सामाजिक कहेंगे, ना सांस्कृतिक कहेंगे, तो दोस्तों क्या कहेंगे? तो उसे दोस्तों भाषा निर्धारित कहते हैं। क्यों कहते हैं ये आपको बताते हैं दोस्तों। दो या दो से अधिक राज्य आपस में अपने मध्य शासकीय भाषा निर्धारित कर सकते हैं, इसलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना के परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। किस विधि का उपयोग करता है ये आपको बताना है। दोस्तों अंतर्दृष्टि का करता है, कलन विधि का करता है, मानसिक दृढ़ता का करता है, या अनुमानी विधि का, किसका करता है दोस्तों? अब आपको बताएं कि अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की कल्पना की परीक्षण कर दोस्तों उसके उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। दोस्तों अगर बात करें तो जैसे दोस्तों अगर हम कोई लक्षण या उसमें खराबी पाते हैं और दूसरे को प्रयोग करते हैं तो दोस्तों अनुमान लगाते हैं। क्या करते हैं? अनुमान लगाते हैं
तो दोस्तों ये अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है। किसका कर रहा है? अनुमानी विधि का। अनुमानी विधि का प्रयोग कर रहा है दोस्तों वो। अब कैसे हुआ आपको ये बताते हैं दोस्तों। इसमें अनुभव एवं लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण को ज्ञात कर सुधार किया जाता है। अनुमानी विधि में क्या किया जाता है? उसके अनुभव के लक्षण के आधार पर उपकरणों में जो खराबी होती है उनके कारणों को ज्ञात कर यानी कि जानकर सुधार किया जाता है। अर्थात किसी बात को जानकर किसी दूसरी बात के विषय में ज्ञान प्राप्त करना ही अनुमानी विधि है। जब हम कोई बात जान लेते हैं और उसी के अंतर्गत कोई दूसरी बात जानते हैं तो उसे अनुमानी विधि कहा जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, किस विधि का उपयोग करती है? काम करने की विधि का, द्वितीयक विस्तारण विधि का, उपलब्ध विश्लेषण विधि का, या क्रियात्मक जड़ता नियम विधि का, नियामक विधि का? किस विधि का प्रयोग कर रही है ये आपको बताना है दोस्तों। जब वो अपने कार्य को कुछ छोटे छोटे हिस्से में बांट लेती है तो दोस्तों वो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रही है। किसका प्रयोग कर रही है? उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। दोस्तों ये विधि ऐसी होती है जिसमें अज्ञात से ज्ञात की ओर जाया जाता है, अज्ञात से ज्ञात की तरफ। अब इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपको बताते हैं। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि एक अनुसंधान की विधि है। उपलक्ष्य विश्लेषण विधि क्या है? एक अनुसंधान की विधि है। इसमें जटिल से सरल, अज्ञात से ज्ञात तथा निष्कर्ष से अनुमान की ओर बढ़ते हैं। क्या क्या होता है इसमें? जटिल से सरल यानी पहले कठिन कार्य, फिर उसके बाद सरल। अज्ञात जो हम नहीं जानते हैं उसके बाद जो जानते हैं, और निष्कर्ष निकाल लेते हैं, फिर अनुमान से करते हैं। तो दोस्तों आपका सी ऑप्शन सही हुआ। अब पुरुष और महिलाओं की भूमिका को निर्धारण समाज करता है, बताता है कि यह कथन है कि दोस्तों ये कथन का क्या है? दोस्तों आपने देखा होगा कि लोग लड़की और लड़का में अंतर करते हैं और अपने अनुसार उन्हें बांट देते हैं। तो ये मनोवैज्ञानिक लोग इसको क्या कहते हैं ये आपको बताना है। लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतःज्ञानी अवतरण है, लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। दोस्तों अब आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझें, पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण कौन करता है? समाज। जब समाज करता है दोस्तों, जब समाज करता है, क्वेश्चन में बता ही दिया है इसका आंसर कि पुरुष और महिलाओं की भूमिका का निर्धारण कौन करता है? समाज। तो क्या हुआ? लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो डी ऑप्शन आपका सही हुआ। अब इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं क्या है। दोस्तों लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। क्यों है? क्योंकि जिस शब्द से समाज स्त्री व पुरुष के बीच भेद करता है वही उनकी सामाजिक सांस्कृतिक लैंगिकता कहलाती है। क्या कहलाती है? सामाजिक संस्कृति लैंगिकता। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 है, ग्रेडिंग, कोडिंग और ग्रेडिट संचय प्रणालियों के कुछ चरण ये। तो दोस्तों ये जो प्रणालियां हैं इसके कुछ चरण हैं। कौन कौन से चरण हैं? परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया है, या कक्षा के बच्चों की स्थिति का निरूपण विधि है, आलेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगतियों की दर्शाने की विधि है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। तो ये कौन सी विधि होगी ये आपको बताना है। दोस्तों जो ग्रेडिंग और कोडिंग और अंकन और क्रेडिट संचय प्रणाली होती है वो दोस्तों वो अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि है। जैसे कि दोस्तों ये वो विधि होती हैं, जैसे कोई कक्षा 10 का बच्चा है, 10th क्लास का स्टूडेंट है, तो दोस्तों उसने कितना एग्ज़ाम में कितना उसने पाया है, उसने कितने नंबर पाए हैं, तो उस हिसाब से उसे ग्रेडिंग दी जाती है, कोडिंग दी जाती है, या अंकों में उसके नंबर बताए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं। अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणन विधि, इसमें अधिगमकर्ताओं द्वारा अर्जित ज्ञान तथा किसी कौशल में निपुणता को दर्शाता है। क्या दर्शाता है?
कि उसने जो अधिगम करता है उसने उसमें कितना सीखा है और उस कौशल में कितना निपुण हुआ है, ये दर्शाता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। किसमें शिक्षकों की सहायता करता है? दोस्तों, अगर कोई बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं और उसके कितने नंबर आए हैं, तो जो उसकी उपलब्धि की आकलन शिक्षकों की सहायता करता है, किसमें करता है? अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, शिक्षण अधिगम विधियों का प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, कक्षाओं में अधिगमकर्ता के क्षमता समूह बनाने में, शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में, किसमें करता है? दोस्तों, अगर बात करें अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता किसमें करता है? दोस्तों, शिक्षण विधियाँ शिक्षण अधिगम में प्रयोग होती हैं जो प्रभावशीलता का मूल्यांकन करती हैं। किसका मूल्यांकन करती हैं? प्रभावशीलता का। आपका बी ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों, आपको सॉल्यूशन से बताते हैं कि क्या है। शिक्षण अधिगम विधियों का प्रभावशीलता के मूल्यांकन द्वारा शिक्षक अधिगमकर्ता की उपलब्धि का सरलता से आकलन कर लेता है। दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही था। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित होते हैं? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, विश्वबंधुता, किस पर होते हैं? दोस्तों, समावेशी शिक्षा की बात करें तो समावेशी शिक्षा वो होती है जिसमें बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के सभी को एक समान शिक्षा दी जाए, वो समावेशी शिक्षा कहलाती है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर की शिक्षा होती है। यही सिद्धांत होते हैं समावेशी शिक्षा में। तो दोस्तों, ना विश्वबंधुता की होती है, न सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण की होती है, न सामाजिक संतुलन की होती है। सामाजिक संतुलन की बात करें तो दोस्तों, सामाजिक संतुलन सामाजिकरण के अंतर्गत आता है, जिसमें बालक खुद का सामाजिक संतुलन करता है तो उसे सामाजिकरण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर समावेशी शिक्षा के सिद्धांत किस पर आधारित हैं, ये पूछा गया है। तो दोस्तों, समावेशी शिक्षा के सिद्धांत समता एवं समान अवसर पर निर्धारित होते हैं। अब इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं, कैसे है, क्या है। दोस्तों, समावेशी शिक्षा समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित होते हैं क्योंकि इसमें बिना किसी भेदभाव के सभी को शिक्षा के अवसर प्राप्त कराए जाते हैं। दोस्तों, समावेशी वो शिक्षा होती है जो बिना ऊंच नीच, बिना भेदभाव, गरीब अमीर किसी को भी ना समझे, सभी बच्चे को एक समान शिक्षा दें, वो समावेशी शिक्षा होती है। अब दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 है, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया है? दिव्यांगजन, दोस्तों आपको बताएं कि पहले क्या बोला जाता है? विकलांग, लेकिन अब विकलांग शब्द हटाकर दिव्यांगजन शब्द लगा दिया है। तो दोस्तों, ये अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? तो दोस्तों, ये 2016 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ? 2016 में। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2016 में। अगर दोस्तों बात करें इंडियन लूनेसी एक्ट यानी कि भारतीय पागल अधिनियम, क्या भारतीय पागल अधिनियम, भारतीय पागल अधिनियम की बात करें तो दोस्तों ये 1912 में, कब? 1912 में लागू किया गया। और दोस्तों अगर बात करें मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम यानी कि मेंटल हेल्थ एक्ट, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की बात करें तो ये दोस्तों 1987 में लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1987 में लागू किया गया। और दोस्तों राष्ट्रीय न्याय अधिनियम की बात करें तो दोस्तों राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब? 1999 में। कब? 1999 में लागू किया गया राष्ट्रीय न्याय अधिनियम। तो दोस्तों अगर इस पर आपको वीडियो देखनी है कौन सा अधिनियम कब लागू किया गया है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप चैनल को तब तक सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें।
दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, व्यक्तिगत विधियों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक। दोस्तों अभी आपने क्वेश्चन में देखा था समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा यानी कि सभी को समान शिक्षा। अब ये क्वेश्चन है व्यक्तिगत विधि, यानी कि तरह तरह के बच्चे हैं। किसी का IQ 140 है, किसी का IQ 120 है, किसी का 90 से 110 के बीच है। यानी कि कोई प्रतिभाशाली है, कोई सामान्य बच्चा है, कोई विशिष्ट बच्चा है। तो दोस्तों ऐसे बच्चे हैं, तो उनको पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक कैसे हों। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन है, व्यक्तिगत विधियों के आधार पर वर्गीकृत की गई शिक्षाओं के विभिन्न वर्गों में पढ़ा सके। बी ऑप्शन है, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। क्वेश्चन नंबर सी है, विशिष्ट व्यक्तिगत विधियों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हो। कौन सा होना चाहिए दोस्तों? अगर व्यक्तिगत विधियों वाले बच्चे हैं तो उसमें ऐसा शिक्षक हो जो विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार पढ़ा सके, क्योंकि उसे जैसे कि अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो वो अलग अलग तरह की अधिगम विधियां और विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हो। यानी कि हर तरह की विधि वो जानता हो, तो वो शिक्षक व्यक्तिगत विधि वाले बच्चों के लिए उचित रहेगा। तो आपका बी ऑप्शन सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब दोस्तों इसका सॉल्यूशन देखते हैं, आपको बताते हैं। व्यक्तिगत विधियों वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। कितने वर्ष के लिए? दोस्तों जो निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम आया था, तो वो कितने वर्ष के लिए आया था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। ये जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए आया था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिव्यांग बच्चों की। ये आपको ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इसी प्रकार दिमाग लगाना है कि 6 से 14 वर्ष तक सभी को पता होगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए होता है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, लेकिन इसमें दिव्यांग बच्चों के लिए पूछा गया है। तो दोस्तों दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम में थोड़ा उन्हें छूट दी गई है। कितनी छूट दी गई है? 4 साल की। उनके लिए 6 से 18 वर्ष तक के लिए बच्चों के लिए है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 19 का ए ऑप्शन सही हुआ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है कि विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य से है, किससे है? ये आपको बताना है। सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार से है, शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता से है, शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण से है, अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है, किससे है? दोस्तों अगर विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य है, तो वो अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से है। किससे? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से। क्यों? क्योंकि दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है वो किसी एक के लिए नहीं होती है, वो सभी के लिए होती है। तो इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। क्या सॉल्यूशन? अधिगम की सार्वभौमिक संरचना में सीखना किसी एक व्यक्ति या देश का अधिकार नहीं है, बल्कि है विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए। ये बात बहुत सही है कि जो अधिगम की संरचना है सार्वभौमिक यानी कि सभी के लिए, तो वो किसी एक की पर्सनली नहीं है, वो सभी की है, यानी कि विश्व के प्रत्येक व्यक्ति के लिए है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का निरंतर जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि में अंतर्निहित है। किसके अंतर्निहित है? केंद्रीयकरण के, संज्ञान बोध के, संज्ञान के या समायोजन के? दोस्तों समायोजन का नहीं होगा। समायोजन में बच्चा खुद को समाज के अनुसार सामंजस्य बिठा लेता है, उसे समायोजन कहते हैं। और संज्ञान के यानी संज्ञान किसे कहते हैं? ज्ञान। तो संज्ञान के नहीं। लेकिन अगर बात करें समीक्षा करना और संशोधन करना, जैसे योजना बनाना, ये दोस्तों आपका संज्ञान बोध के अंतर्गत आता है। आपके दिमाग में कितनी जानकारी है और वो ही स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण करता है। तो ये आपका बी ऑप्शन सही हुआ। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं तो उसे कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको जीन पियाजे से संबंधित, जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक थ्योरी है उससे संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आप हमारे चैनल पर जीन पियाजे की जो हमने वीडियो स्पेशली बना के डाली है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि वहाँ से आपको कम से कम 4-5 नंबर का क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना है और ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमेशा तत्पर रहें और घबराएं नहीं और वीडियो को देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहें। तो दोस्तों इसका क्या होगा आपको ये बताना है। दोस्तों जब बच्चे कोई उसे जानकारी दी जाए और उनके व्याख्या करने के लिए अपने अनुभव के आधार पर सोचते हैं तो उसे मूर्त सोच कहते हैं। क्या? मूर्त सोच क्यों कहते हैं? दोस्तों बच्चे को मूर्त दिमाग अच्छा हो गया है, वो अपने आधार पर बता रहे हैं। अगर आप उसे कहेंगे कि 2 × 2 × 2 कितना होता है 4, तो वो कहेगा कि 2 + 2 भी 4 होता है, वो अपने अनुसार व्याख्या करेगा। तो दोस्तों इसलिए आपका डी ऑप्शन सही हुआ। अब इसका आपको सॉल्यूशन बताते हैं। मूर्त सोच क्या है? मूर्त सोच यह ऐसी मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है तथा उसका ठीक प्रकार से भिन्न भिन्न परिस्थितियों में परिचालन करना सीख लेता है। मूर्त सोच क्या है? एक मानसिक क्षमता है जिसके आधार पर बालक ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है और उसी के अनुसार अलग अलग तरह की सोचने लगता है। जैसे कि हमने आपको बताया 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 होंगे, तो बच्चा ये भी कहेगा कि अगर 2 में 2 जोड़ दिए जाएंगे तो भी 4 हो जाएंगे। तो दोस्तों यही मूर्त सोच होती है। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, अधिगमकर्ताओं का व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तर को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को कहा जाता है। दोस्तों चयनित अनुदेशन कहा जाता है, सटीक शिक्षण विधि कहा जाता है, त्रुटिहीन अनुदेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे दोस्तों व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर उनकी कठिनाइयाँ, तो दोस्तों जैसे कि अलग अलग तरह के हैं बच्चे और उनको ध्यान में रखकर उनकी जो पढ़ाने की विधि है वो होती है। तो दोस्तों ये क्या होगा? विभेदी अनुदेशन। क्या? क्योंकि इसमें क्या होता है दोस्तों, विभेदी अनुदेशन में आपका ए ऑप्शन सही होगा। विभेदी अनुदेशन में दोस्तों क्या होता है? विभेदी अनुदेशन एक शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक छात्रों के मतभेद के लिए सक्रिय रूप से योजना बनाते हैं ताकि सभी छात्र सर्वोत्तम रूप से सीख सकें। विभेदी अनुदेशन क्या होता है? इस शिक्षण के लिए एक दृष्टिकोण है जिसमें शिक्षक छात्रों के मतभेद के लिए, यानी कि उनके अलग अलग दिमाग हैं, अलग अलग सोच हैं, उनके जो सोच है उसके लिए वो सक्रिय रूप से यानी कि एक योजना बनाते हैं ताकि सभी छात्र सीख सकें, कोई भी बच्चा कमज़ोर ना रहे, सबको ज्ञान मिले और सभी तरक्की करें। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है। तो दोस्तों इसमें कौन सा आपका सही होगा ये आपको बताना है। प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती है, जो अधिगम के चरण का पूर्ववर्ती यानी कि पहला है। अधिग्रहण है, अभिप्रेरणा है, आत्मनिर्भरता है या सामान्यीकरण है। तो दोस्तों अधिगम का जो पूर्ववर्ती होता है वो क्या होता है? वो सामान्यीकरण होता है। क्या होता है? सामान्यीकरण। तो दोस्तों सामान्यीकरण क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। सामान्यीकरण का सामान्य अर्थ होता है, क्या होता है? अनुक्रियाओं का फैलाव, अर्थात समान उद्दीपकों के प्रति समान अनुक्रियाओं को सामान्यीकरण कहते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 है कि एक समस्या सुधारक बच्चा विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है, तो वो कौन सा है? एक समस्या सुधारक बच्चा वो बहुत ही अच्छा बच्चा है जो समस्या सुधारक बच्चा है। समस्यात्मक बच्चे तो बहुत होते हैं लेकिन समस्या सुधारक बच्चे कई में से एक होते हैं। सौंदर्य बोध है, अमूर्त है या कौन सा है? या डी ऑप्शन है तार्किक है। तो दोस्तों कौन सा होगा? तो दोस्तों समस्या सुधारक बच्चा होता है वो सृजनात्मक बच्चा होता है, वो क्रिएटिविटी बच्चा होता है,
वो तरह तरह के दिमाग में विचार लाने वाला बच्चा होता है। दोस्तों इसका सॉल्यूशन आपको बताते हैं। संयोजन, श्रवण, नेत्र स्पर्श तथा गतिबोधक उपचारात्मक अध्यापन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 है, जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे कहा जाता है ड्रिल और अभ्यास कार्य, उपभोक्ता प्रकार का कार्य, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य, समस्यात्मक प्रकार का कार्य। दोस्तों अगर कोई काम है और बच्चे उसे खुद से कर रहे हैं और उन्हें उनमें आनंद की अनुभूति होती है तो वो समस्यात्मक कार्य का प्रकार का कार्य नहीं होगा, निर्माणात्मक प्रकार का कार्य भी नहीं होगा, ड्रिल और अभ्यास कार्य भी नहीं होगा। अगर वो होगा उपभोक्ता प्रकार का कार्य तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पर। क्या है लास्ट क्वेश्चन? बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनों का एक साथ प्रयोग किया जाता है। किसके अंतर्गत प्रयोग किया जाता है? गतिबोधक के अंतर्गत, प्रत्यक्षीकरण के अंतर्गत, कर्णकोटर के अंतर्गत या अवलोकन के अंतर्गत। तो दोस्तों इसका आपका ए ऑप्शन सही होगा, गतिबोधक के अंतर्गत। बहुत संवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य और स्पर्श संवेदनों का एक साथ प्रयोग करना गतिबोधक कहलाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट की शिक्षा राष्ट्र हित में रहेगी और हिंदुस्तानी एजुकेशन का एक लक्ष्य है जिसे आप सभी लोग जल्दी से जल्दी पूरा कराएं और हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट का हिस्सा बने। अगर आप कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हिंदुस्तानी एजुकेशन पॉइंट टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। और इसी के साथ हम चलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।